सुप्रीम लीडर को किससे डर लगता है? आलोचना से, प्रोटेस्ट से, या स्वतंत्र मीडिया से, या फिर कार्टून से? हम ईरान के सुप्रीम लीडर की बात कर रहे हैं। नाम है अली हुसैनी खामेनेई, जिनको फ्रेंच मैगजीन शार्ली हेब्दो में छपे कार्टून्स नागवार गुजरे। नतीजा, ईरान ने फ्रांस के राजदूत को बुलाकर कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम फ्रांस की सरकार को सीमा लांघने नहीं देंगे, उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। शार्ली हेब्दो फ्रांस की एक वीकली सटायर मैगजीन है। अगर एक शब्द में इसका परिचय देना हो तो इसको मुंहफट कह सकते हैं। शार्ली हेब्दो उन विषयों पर कंटेंट छापने के लिए प्रख्यात और कुख्यात दोनों है जिसके बारे में लोग निजी बैठकों में बात करने से भी हिचकते हैं। इसी वजह से मैगजीन हर धड़े के लोगों के निशाने पर रहती है। 2015 में पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून छापने के बाद शार्ली हेब्दो को आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था। इसमें मैगजीन के कई बड़े कार्टूनिस्ट मारे गए थे और तब से मैगजीन किसी सीक्रेट लोकेशन से चल रही है। ईरान शार्ली हेब्दो से क्यों नाराज है? 9 दिसंबर 2022 को शार्ली हेब्दो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कंपटीशन का ऐलान किया। ये पोस्टर देखिए, इसमें लिखा है शार्ली हेब्दो एक इंटरनेशनल कंपटीशन की शुरुआत कर रहा है। अगर आप प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट हैं तो अली खामेनेई का सबसे मजाकिया और शरारती कार्टून बनाकर भेजिए। ये प्रतियोगिता ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में शुरू की गई थी। इसके लिए 300 से ज़्यादा एंट्रीज आई। इनमें से कुछ को मैगजीन में जगह मिली। कुछ कार्टून क्रिएटिव थे। एक में अली खामेनेई को महसा अमीनी के बालों के फंदे में लटकते दिखाया गया। सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। एक कार्टून में खामेनेई के आसपास लटकती लाशें दिखाई गईं, जिसके जरिए खुले में फांसी पर चढ़ाए प्रदर्शनकारियों को दिखाने की कोशिश थी। कुछ कार्टून में खामेनेई को भागते दिखाया गया। कुछ में यौन अंगों का भी प्रदर्शन किया गया। यह जाहिर सी बात है, यहाँ नहीं दिखाया जा सकता। शार्ली हेब्दो में छपे हर एक कार्टून में अली खामेनेई विलेन थे, जबकि ईरान में उनका दर्जा राष्ट्रपति से भी ऊपर है। अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, सर्वशक्तिशाली लीडर हैं वो। उन्होंने 1989 में सत्ता संभाली थी। तब से ईरान में अब तक 5 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। खामेनेई खुद भी सुप्रीम लीडर बनने से पहले ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। आज हम ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना पर बात करेंगे और समझेंगे कि सुप्रीम लीडर की कहानी क्या है और ईरान की राजनीति में उनका दबदबा कैसे है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा ललन टॉप का रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी, जिसमें आज ईरान के सुप्रीम लीडर की बात के लिए पहले और इतिहास के लिए भी भूगोल जानना जरूरी है। ईरान पश्चिम एशिया में बसा देश है। नक्शे पर देखें तो भारत के बाद आता है पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान और ईरान की सीमा शुरू हो जाती है। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में ओमान और फारस की खाड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान ईरान के पड़ोसी हैं। ये भूगोल हो गया। इतिहास एक रिकैप करते हैं इसका। ईरान में 651 ईस्वी से पहले सासानी वंश का राज हुआ करता था। 651 ईस्वी में अरब पेनिसुला से अरब आए। वे अपने साथ इस्लाम लेकर आए। उन्होंने सासानी वंश के राज को खत्म किया और उसे खिलाफत का हिस्सा बना लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईरान की सभ्यता इतनी समृद्ध थी कि उसने भी इस्लाम को प्रभावित किया। 1501 में हम फास्ट फॉरवर्ड कर गए, सफवी साम्राज्य का राज शुरू हुआ। उन्होंने शिया मत को आधिकारिक दर्जा दिया। 1722 में सफवी वंश का पतन हुआ। उसके बाद लंबे समय तक इलाके पर कब्जे को लेकर संघर्ष चला, जिसमें अफगान, ब्रिटिश और रूसियों ने हाथ आजमाया। फिर 1925 में पहलवी वंश का शासन आया। 1941 में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर रजा शाह को, जो इस वंश के थे, हटा दिया और उनकी जगह पर उनके छोटे बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को कमान सौंपी गई। अब आप रजा शाह पहलवी का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से कहानी आधुनिक ईरान की शुरू होने वाली है। इन रजा शाह पहलवी के शासन के दौरान एक प्रधानमंत्री हुए, मोहम्मद मोसादेक। रजा शाह पहलवी उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को मजबूत पा रहे थे, क्योंकि वो मित्र राष्ट्र, यानी कि वो यूरोपियन देश और अमेरिका जिनकी वर्ल्ड वॉर में जीत हुई थी, उनके साथ कदम ताल बिठा रहे थे। और इसके बदले वो क्या कर रहे थे? कौड़ियों के दाम पर ईरान के जो तेल के कुएं थे, जिससे कच्चा तेल निकल रहा था, वो यूरोपियन कंपनियों को बेच रहे थे। प्रधानमंत्री मोसादेक इसके खिलाफ थे।
जब वो प्रधानमंत्री बनकर शक्ति के केंद्र बन गए, उनका नियंत्रण हो गया, तो उन्होंने एक फैसला किया, इन कंपनियों की जांच हो, ऑडिट हो, ताकि पता चले कि ईरान के तेल रिजर्व पर ये जो विदेशी नियंत्रण है वो कैसे मुकम्मल ना हो पाए, कैसे खत्म हो पाए। उन्होंने ईरान की राजशाही की लगाम भी कस दी प्रधानमंत्री मोसादेक ने। अब इससे कौन परेशान हुआ? ब्रिटेन और अमेरिका, जिसके सीधे हित जुड़े थे। मोसादेक खतरनाक लगे तो अमेरिका ने वही किया जो वो अमूमन करता आ रहा था कि ऐसे प्लेयर्स को एक्टिवेट करो जिसके जरिए सत्ता में बदलाव हो या अस्थिरता आए। इसके लिए पहले तो उन्होंने ईरान का आर्थिक बहिष्कार किया, उसके बाद पैसे लेकर मोसादेक के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाए। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के नेतृत्व में फिर सेना के एक गुट ने अगस्त 1953 में मोसादेक को कुर्सी से हटा दिया। अब रजा शाह पहलवी निरंकुश हो गए। वो अपनी खुफिया एजेंसी और सेना के दम पर हर आलोचक को काबू करने लगे। जनता का कुछ ही वर्षों में दम घुटने लगा। 70 के दशक में शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए और उसी दौर में इस्लामी धर्मगुरु आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी लौटकर ईरान आए। फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह निर्वासन में चले गए और तब खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। इसको इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। क्रांति के बाद नई व्यवस्था बनाने का सवाल उठा, जिसके लिए असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स यानी ज्ञानियों की सभा बनाई गई। ईरान के संविधान में बदलाव के लिए असेंबली भी भंग कर दी गई जो पहले से चल रही थी। 1982 में उसे नए सिरे से बनाया गया। मौजूदा दौर में देश में 1982 वाली व्यवस्था ही चल रही है। अब असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स, इसके बारे में जानिए। 86 मेंबर होते हैं। इसमें सिर्फ इस्लामी धर्मगुरुओं को ही जगह दी जाती है। इन सदस्यों का चुनाव 8 बरस के लिए होता है। असेंबली के पास सुप्रीम लीडर को चुनने और हटाने का हक है, लेकिन इसमें ऐसे ही लोगों को जगह दी जाती है जो सुप्रीम लीडर की हाँ में हाँ भरें। इसीलिए आज तक कभी भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी है। ईरान में सबसे पावरफुल जो होता है वो सुप्रीम लीडर ही होता है और उसी के सारी राजनीति और हर चीज़ पे कंट्रोल उसका होता है। और वो नेशनल चाहे रिवोल्यूशनरी गार्ड हो, आर्मी हो, इवन जितने मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो उन्हीं के ज़रिए होते हैं, वही अपॉइंट करता है। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट उसकी पोजीशन हो जाती है। और वो मीडिया और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी वही कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट वगैरह एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। तो उसकी पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। वो गार्डियन हो जाता है सुप्रीम, एक तरह से देखा जाए तो इस्लामिक रिपब्लिक का, और इस तरह से उसकी हैसियत बहुत बड़ी हो जाती है। और ये दूसरे अब तक केवल ये दूसरे हैं सुप्रीम लीडर। इससे पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साथ थे जो लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन भी वही थे। उसके बाद उनके मरने के बाद इनकी नियुक्ति हुई, तब से ये वहाँ के सुप्रीम लीडर चल रहे हैं। आपने विद्वान को सुना। अब आगे की बात सुप्रीम लीडर की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। ईरान की सत्ता की संरचना में सुप्रीम लीडर टॉप पर है, राष्ट्रपति से भी ऊपर। मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 में इस कुर्सी पर बैठे खुमैनी के बाद खामेनेई ने शाह के खिलाफ क्रांति में रूहुल्लाह खुमैनी का साथ दिया था। इसके चलते कई बरस जेल में रहे। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अलग से एक सेना बनाने की बात आई। इसका काम इस्लामी मूल्यों की रक्षा था और इसके लिए खुमैनी ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC का गठन किया। ईरान के संविधान में रेगुलर आर्मी के साथ IRGC को भी जगह दी गई। तय हुआ कि रेगुलर आर्मी ईरान के इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा करेगी, जबकि IRGC घरेलू मामले देखेगी। कालांतर में सिस्टम आपस में नत्थी हो गया, IRGC का दखल बढ़ गया और अब वो रेगुलर आर्मी से कम्पीट करती है। IRGC का विचार किसने दिया था? अली खामेनेई ने दिया था। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर के और क्या हक हैं, ये जानिए। सुप्रीम लीडर मुल्क की घरेलू और विदेश नीतियां तय करता है। सुप्रीम लीडर सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। ईरान की खुफिया एजेंसियां उन्हें रिपोर्ट करती हैं। किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर को है। ईरान में एक गार्जियन काउंसिल भी है। ये तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सकता है। इस काउंसिल में 12 मेंबर हैं। इनमें से 6 की नियुक्ति सुप्रीम लीडर के हाथ में है। सुप्रीम लीडर के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि
अलग अलग सरकारी विभागों पर नज़र रखते हैं। उन्हें सुप्रीम लीडर का आंख और कान माना जाता है। कई मायनों में वो मंत्रियों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वे सुप्रीम लीडर के आदेश पर सरकार के किसी भी काम में दखल दे सकते हैं। ईरान में भले पूरी शक्ति सुप्रीम लीडर के पास हो, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। राष्ट्रपति हैं, बाकायदा चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति सरकार के मुखिया हैं, लेकिन पावर के मामले में उनकी हैसियत कठपुतली जैसी है। ईरान कुछ चुनिंदा देशों में जहां आर्म फोर्सेस की कमान राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति को किसी भी फैसले को लागू कराने के लिए सुप्रीम लीडर की हामी जरूरी होती है। संसद भी है ईरान में, एक सदन की संसदीय व्यवस्था जिसमें 290 मेंबर हैं, कार्यकाल 4 बरस का। संसद कानून और बजट पास करने का काम करती है। हालांकि संसद द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को रिव्यू के लिए काउंसिल ऑफ गार्जियंस में भेजना होता है और ये काउंसिल तय करती है कि संसद का फैसला शरिया कानून के हिसाब से है या नहीं। अगर लगता है कि नहीं है तो काउंसिल फैसले को रद्द करवा सकती है। ये काउंसिल भी सुप्रीम लीडर की छत्रछाया में काम करती है। इसके अलावा न्यायपालिका, सेना और खुफिया एजेंसियों में भी सुप्रीम लीडर का दखल। ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की कोई तय परिभाषा नहीं। जनता अपना नेता चुनने के लिए वोट करती है। कुछ राजनीतिक विचारक ईरान को लोकतांत्रिक धर्मतंत्र का नाम देते हैं, कुछ इसे कुलीन धर्मतंत्र कहते हैं, कुछ को ईरान का सिस्टम धार्मिक तानाशाही वाला लगता है। ईरान में संसद, अदालत और संविधान जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लेकिन उनके ऊपर कठमुल्लों का नियंत्रण है। इसीलिए कुछ राजनीतिक चिंतक इसे मुल्ला तंत्र का नाम देते हैं, क्योंकि अंतिम सत्ता उन्हीं के हाथ में है और सुप्रीम लीडर इस सत्ता के इकलौते सूत्रधार हैं। सुनिए। देखिए, एक वो है काउंसिल होती है जो काफ़ी पावरफुल काउंसिल समझी जाती है। वहाँ पे वो जो होती है वो लीडर की नियुक्ति करती है। कमेटी होती है जिसको कहते हैं कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। ये 86 मेंबर की होती है, 86 के करीब होते हैं इसमें मेंबर्स। और ये लोग जो हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उनके 30 प्रोविंसेस से आते हैं और यही उनकी नियुक्ति करते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या जूरिस्प्रूडेंट जो होता है, यानी बड़ा आयतुल्लाह लेवल का जो मौलवी या कोई होता है वो कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें स्कॉलर भी होता है, इस्लामिक स्कॉलर भी होता है। शर्त ये नहीं है कि कौन स्कॉलरशिप के लिए ये है कि काफ़ी पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो समझता हो इस्लाम, जूरिस्प्रूडेंस और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस्लामिक, उसका ये सिलेक्शन करते हैं, ये जूरी करती है, ये लोग करते हैं। और इस बॉडी को ये भी इख्तियार होता है, ये भी हक़ है कि वो इलेक्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन हमने देखा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं, जो इस समय सुप्रीम लीडर हैं, ये इंतहाई पावरफुल हैं और इनकी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन अभी तक तो हमने देखा नहीं कि आया हो ये कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की तरफ से या उनकी कोई खंडन किया हो किसी पॉलिसी का या किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया हो, ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और ये जब इन्हीं ने शुरुआत में आए थे तब तो ये काफ़ी वीक लीडर थे, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत सबसे पावरफुल लीडर की शक्ल में इमर्ज हो चुके हैं। और जनरली ये देखा गया है कि इस पोस्ट के ऊपर वो कोई, हालांकि ये दूसरा इलेक्शन है, लेकिन ये है कि इसमें लिबरल जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो नहीं आ पाए अभी तक। और हमेशा यही हुआ है कि उनको काट दिया गया, इस काउंसिल ने काट दिया है। उनके खिलाफ ये एक चार्ज है कि जो भी लिबरल चाहता था लड़ना उसका इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने बताया क्राइटेरिया ये होता है इस्लामिक स्कॉलर, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उसके बारे में उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो जितने भी मसले होते हैं स्टेट से रिलेटेड और इवन मज़हब से रिलेटेड, उनको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके। ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। ये तो हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर का मसला। देश दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। दुनियादारी में हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि देश भर में दुनियादारी के दर्शक हैं, दुनिया में भी दुनियादारी के दर्शक हैं। ये कॉल दुनिया भर में फैले, भारत के बाहर के
दर्शकों के लिए है। अगर आपको लगता है आपके शहर में या जिस देश में आप हैं वहाँ पर सभ्यता के, संस्कृति के, राजनीति के स्तर पर कुछ बेहद दिलचस्प हो रहा है तो हमारे साथ साझा करिए। आप कोई तस्वीर या वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ आपके नाम के साथ उसे बनाया जाएगा दुनियादारी का हिस्सा।